वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर गाइस फ्रेंड। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शिक्षक, आपके मेंटर फिलिप सोलोवन। जैसा कि मेरे दोस्त पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अभी जो हमारे इकोनॉमिक फंडा चल रहा है, इस इकोनॉमिक फंडा में जो सबसे ज़्यादा सरकार की जो फोकस है, वो सबसे ज़्यादा यदि फोकस देखा जा रहा है वो तो या तो एमएसएमई को देख करके लिया जा रहा है। और सरकार की जो आंतरिक जो मैनिफेस्टो है, वो आंतरिक मैनिफेस्टो के अंतर्गत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अंडरटेकिंग्स, इंटरप्राइजेज जो होते हैं, उसको या तो सरकार पब्लिक सेक्टर में रखना चाहती है एक स्ट्रेटजी के अनुसार या नॉन स्ट्रेटजिक पॉलिसी के अनुसार, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको सरकार प्राइवेटलाइजेशन करना चाहती है। तो आज का मेरा पूरा लेक्चर जो है यूपीएससी के लिए डिवोट है या मेंस के लिए है। तो आप लगातार इस वीडियो को 1 घंटा का वीडियो कंप्लीट होगा। इस वीडियो में आपको केवल डाटा ही डाटा मिलेंगे और पूरा बैकग्राउंड में 1947 से अभी तक का वर्तमान की स्थिति को मैं चर्चा करूंगा। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। If you are really preparing for your PCS and different types of examination, you must go through different lectures and that will be beneficial for preparing your notes. तो आपके नोट्स को तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बात हम करेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स, हम लोग PSU बोलते हैं, कुछ लोग उसको PSE बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है एक टर्म होता है, ओके, जिसका यूज हम लोग करते हैं कंपनीज के लिए दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर जो हम अंडरटेकिंग्स PSU का इस्तेमाल करते हैं, यह हमारा एक यूनिट होता है जो भारत यानी कंपनीज के तहत एक कार्य करती है, जिसको भारत सरकार जो होती है वो उसको कंट्रोल करती है। लेकिन यदि हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज है वह एज ए कंपनी होता है जिसको रजिस्टर्ड होता है, वह एक रजिस्टर्ड होता है अंदर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं वह एक कंपनी की तरह काम करते हैं, कंपनी की तरह वो रजिस्टर्ड होता है और कंपनी एक्ट 2013 उस पर लागू हो जाता है। इज इट ओके? एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ होगी, सबसे पहले ये जानना होगा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, अंडरटेकिंग्स होते हैं, एक्चुअली दे आर owned, controlled either by the central government or a state government, or we can say in the union territories by union territories government or mix. It mean to say, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरीज कैपिटल है। तो वहां पर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगे, इंटरप्राइजेस होंगे, वो जो कंडक्ट होंगे, जो कंट्रोल होंगे, वह दिल्ली यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन होता है कि पब्लिक सेक्टर PSUs का आखिर स्थापना क्यों किया गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आखिर विचार में क्यों आए, अंडरटेकिंग्स क्यों आए। एक्चुअली माय डियर गाइस, रीजन्स आर सेवरल्स। ओके, रीजन्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्थापना करने के पीछे रीजन था कि सबसे पहले जो हमारे पास कोर सेक्टर्स होते हैं, अर्थव्यवस्था को कहा जाता है एक बहुत बड़ा यू कैन से, जिसको एक बैकबोन होता है अर्थशास्त्र का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो बैकबोन हमारा कोर सेक्टर्स होता है, उस कोर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, यानी उसकी मजबूती देने के लिए सबसे पहले कोर सेक्टर को मजबूती देने के लिए PSUs का गठन किया गया, जिससे कि हमारे इकोनॉमी में उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, उपलब्धि हासिल हो सके, योगदान मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ वो जनरेट करने के लिए लाया गया। जनरेट वो क्या क्या करेंगे, जैसे इनकम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, जितने भी देश के हमारे पॉपुलेशन से, देश की जनसंख्या को इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट भी वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये इंडस्ट्रियल जो हमारा एक बेस होता है, तो एक इंडस्ट्रियल बेस को ये क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट को भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेज को हमारे देश की सरकार को मुहैया कराएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट, कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश में, जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश को लेकर के, उसमें ये बहुत ज़्यादा सर्ज करेगा, यानी उसमें प्रमोट करेगा। तथा जो हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से, उसमें ये एक बहुत बड़ा रिड्यूस करेगा, यानी कमी करेगा। ये सारे रीजन्स थे। ये सारे रीजन्स को लेकर के सबसे पहले भारत में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और खास तौर पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की यदि बात करते हैं तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इतिहास हमारा आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें PC महालिनोबिस की अध्यक्षता में गठित की गई। उस समय सबसे पहले हमारे यहाँ फर्स्ट हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो विचार था वह पूर्ण रूप से सदृश रूप से नजर आने लगा।
अब इसके तहत सरकार दो तरह से कार्य करती है, एक होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम भी लंबी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा आपको इतिहास बता देता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, और 1947 में जब देश आजाद हुए तो आजादी तो हमारे देश को मिल गई, लेकिन क्या हुआ कि उसके स्थान पर बहुत सारी समस्याएं हमारे देश को मिल गया, जो हमारे देश की झोली में बहुत सारी समस्याएं डाल दी गई, ठीक है। जैसे कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कह सकते हैं हमारे यहाँ लेथार्जिक इकोनॉमिक कंडीशन हो गए, जिसको हम कह सकते हैं सुस्त आर्थिक विकास हमारे यहाँ हो जाता है, कमजोर हमारे यहाँ औद्योगिक ढांचा या औद्योगिक आधार हो जाते हैं, निवेश की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो होता है वो होता है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बुनियादी ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो बुनियादी ढांचा की भी अभाव हो गया। ये दोज आर द प्रॉब्लम्स, दोज आर द चैलेंजेस which have been facing our country since 1947। 1947 से अभी तक हमारे देश में कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है, ठीक है। तो 1947 में देश आज़ादी होने के बाद हमारे देश के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के चुनौतियां, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याएं, इस तरह के समस्याएं थे। सरकार क्या की कि सरकार जो थी मशीनरी के रूप में सबसे पहले भारत के पास उस समय देखा जाए तो मशीनरीज के रूप में दो ही चीज उपलब्ध मुख्य रूप से थे, एक हमारा रेलवे था और दूसरा हमारा डाक था। ये दो ऐसे ही हमारे पास चीजें थे जो मशीनरीज के रूप में हमारे देश में उपलब्ध था। इज इट ओके? लेकिन क्या हुआ कि ऐसे में जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र थे उनकी ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी दिख रहा था, क्योंकि जब तक हम बुनियादी ढांचा, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का जो एक बैकबोन होता है उसको एक सुदृढ़ रूप देना एक बहुत बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, ठीक है। इसी के क्रम में क्या हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे, जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यूनिट्स जो बोलते हैं, इसकी क्या हुई, नींव रखी गई, ठीक है। और नींव रखते ही क्या हुआ कि इन्हीं के बदौलत हम कह सकते हैं भारत की जो औद्योगिक विकास थी इसमें एक बहुत बड़ी मजबूती से एक एनर्जी देखने को मिला और एक मजबूती नींव रखी गई। इनके योगदान का अंदाजा हम यहां तक नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ऐसा भी दौर था, एक ऐसा भी हमारे देश में समय था कि जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यूनिट को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाने लगा था। तो यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि हम कह सकते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, कि जैसे ही औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया गया, सार्वजनिक उपक्रम को आगे बढ़ाए गए, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती के जो होता है, एक नींव रखने का जो कार्य किया गया, कहीं ना कहीं इसको रखा गया था। और आपको पता होनी चाहिए कि जब 1951 ईस्वी में हमारे यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, तो उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जब शुरू हुआ, तो उस समय मात्र हमारे यहाँ 5 ऐसे यूनिट्स थे, अंडरटेकिंग्स थे, उपक्रम थे, जिसके तहत हमारे यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया। और मैं आपको बता दूं कि 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना का शुरू किया गया तो उसके अंतर्गत करीब 29 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और 29 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स जो थे उनको स्थापित किए गए, ठीक है। और 10 साल में यानी 1951 से लेकर के 1961 तक हमारे देश में 47 यानी जो 5 थे, 5 से बढ़कर के हमारे यहाँ पीएसयू की संख्या 47 हो गया। इज इट ओके? लेकिन हम यदि 2016 की बात करते हैं तो 2016 की बात आप देखेंगे तो 2016 तक हमारे देश में पीएसयू की संख्या 300 से भी प्लस हो गए, और उनकी जो परिसंपत्ति थी, उनकी जो कैपिटल टोटल था, आप कह सकते हैं उनकी जो टोटल वेल्थ था, वर्थ था, वह लगभग 12 लाख करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। और इसके करीब ये लगभग 12 लाख करोड़ रुपया इनकी परिसंपत्ति हो जाती है। और हम कह सकते हैं करीब ड्यूरिंग 2016 तक लगभग 14 लाख लोगों को जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 14 लाख कर्मचारियों को रोजगार भी दिया गया था, ठीक है। अब इस क्षेत्र में, इस उपक्रम में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे जो 14 लाख कर्मचारियों को अवसर प्रदान किया। उसमें हमारे पेट्रोलियम थे, खनन थे, बिजली उत्पादन थी, बिजली संप्रेषण थी, आप एटॉमिक एनर्जी कह सकते हैं, परमाणु ऊर्जा थी, और कह सकते हैं हेवी इंजीनियरिंग थी, और एविएशन थी यानी विमानन जिसको कहते हैं। ऐसे जो क्षेत्र थे,
में इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की भूमिका सबसे ज्यादा भूमिका देखने को मिला। ये सारे को जो रोल था, इन्होंने रियल में एक उद्योगीकरण के रूप में एक जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम होता है, इस सार्वजनिक उपक्रम के रूप में इन्होंने एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक परफेक्ट इन्होंने एग्जाम्पल देश के सामने प्रस्तुत किया। आगे चल के आप देखिएगा तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हुआ सबसे ज़्यादा ग्रोस कारोबार करने वाला कंपनी भारत में बन गई। यानी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कारोबार कार्य करने वाला यदि कंपनी बन गया तो वह हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का बन गया। 2018 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऑयल नेचुरल गैस जो हमारे लिमिटेड थी वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी हमारे भारत में बन गई 2018 तक। और कोल इंडिया जो लिमिटेड थी वह देश का सबसे ज़्यादा पूंजी कह सकते हैं पूंजीकरण करने वाली कंपनी बन गई 2018 तक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश की आज़ादी से अभी तक 1947 से अभी तक भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उपलब्धि भी हासिल हुए। लेकिन इतना ही नहीं, यदि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं, पीएसयू की बात करते हैं, तो लगभग 2010 में हमारे भारत में 2010 में अंततः भारत सरकार ने क्या किया कि पीएसयू के लिए अंततः महारत्न की श्रेणी का गठन कर दिया। एक कैटेगरीज ले आए कि कौन से रत्न महारत्न होंगे, कौन से नौ रत्न होंगे और कौन से मिनी रत्न होंगे, किनकी कितनी इक्विटी होगा, किनकी कितनी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किनकी क्या इनकम होगा, टर्नओवर होगा। इस आधार पर सरकार ने देश की जो हमारे यहाँ एक सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां था, ये सारे कंपनियों को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटने का कोशिश किया, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होता है, ये सारे योगदान को पता लगाने के लिए सरकार एक कह सकते आसान तौर तरीका से उसको जांच कर सके। इस आधार पर सरकार ने 2010 ईस्वी में जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए जब उन्होंने महारत्नों की एक श्रेणी जब बनाया, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को 5,000 करोड़ रुपया तक, ध्यान देंगे 5,000 करोड़ रुपया तक, या कह सकते उनकी जो नेटवर्थ था, ठीक है, उनकी नेटवर्थ की 15% तक निवेश पर खुद फैसला लेने के लिए सरकार ने उनको अधिकार दे दिया। सोचने वाली बात है, 15% उनकी जो नेटवर्थ थी वहां तक सरकार ने उनकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, इस इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए सरकार ने उनके स्वतंत्रता दे दी। और आप इसकी हिस्ट्री में अभी हमने जस्ट बताया कि 1951 से 1961 तक हमारे देश में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की किस तरह से गतिविधि आगे बढ़ा, 42+ हो गए। और उस दौरान आप देखिएगा कि 12,91,000 जो कर्मचारी थे ड्यूरिंग, आप फाइनेंशियल ईयर देखिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के दौरान पब्लिक सेक्टर यूनिट से लगभग 12,91,000 लोगों ने जुड़ा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये सरकार की डेटा बता रही है। और 320 कुल जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपक्रम थे, उन्होंने 31 मार्च 2016 तक लगभग 320 कुल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उपक्रम हमारे देश में उपलब्ध हो गए। उसी के दौरान मैं आपको एक डेटा एक छोटा सा ब्रीफ में देना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर 2016 को एक घटना घटा। 31 अक्टूबर 2016 को क्या हुई कि 31 अक्टूबर 2016 के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि बनारस में एक उपक्रम कह सकते हैं, एक परियोजना कह सकते हैं, उसका उन्होंने शिलान्यास करते हैं। और उस परियोजना का नाम जो था ऊर्जा गंगा गैस परियोजना था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 31 अक्टूबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में, वाराणसी में, ठीक है, उन्होंने एक परियोजना का गठन किया। उस परियोजना का नाम था ऊर्जा गंगा गैस परियोजना। ऊर्जा गंगा गैस परियोजना जो थी, इसको उन्होंने शिलान्यास वाराणसी में किए, ठीक है। इसके एक जो था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी होती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी होती है, ठीक है, लिमिटेड, इसकी यह एक परियोजना थी। और इसके ही तहत गैस उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक लगभग 2540 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की बात कही गई। 31 अक्टूबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया, तो इसमें बताया गया कि ये जो ऊर्जा गंगा
गैस परियोजना जो शिलान्यास मैं कर रहा हूं, यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत है कि यह परियोजना है। और इसके तहत गैस जो होगा उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक 2540 किलोमीटर के बीच पाइपलाइन बिछाया जाएगा। और इसके तहत सरकार ने कहा कि बनारस हुआ, पटना हुआ, जमशेदपुर हुआ, रांची हुई, कोलकाता हुआ, कटक, भुवनेश्वर, ऐसे 7 हमारे पास मुख्य शहर होंगे। ठीक है, ये सारे 7 मुख्य शहरों में गैस की आपूर्ति कराई जाएगी। किसके तहत? ऊर्जा गंगा गैस परियोजना के तहत। ठीक है, आपको एक और हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अगस्त 1984 में स्थापित हुई थी गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो जब अगस्त 1984 में गेल इंडिया लिमिटेड जब इसकी स्थापना हुई थी, और यदि 2018 तक की स्क्रैप डाटा देखते हैं तो तब तक देश के प्रमुख नवरत्न उपक्रमों में यह शामिल हो चुका था। और उतना ही नहीं, बहुत ही कम समय में, सोच लीजिए 1984 और यहाँ 2018 की बात कर रहे हैं, कितने समय हुए? 16 साल, यानी मान लिया जाए 18 साल, 16 32 34 साल हो गए। ठीक है, मतलब बहुत कम समय में इस कंपनी ने तेजी से विकास हमारे देश में किया। ठीक है, और 2016-17 के दौरान आप देखिएगा तो इसके जो वित्त वर्ष के जो पहले 9 महीने में इस कंपनी का जो मुनाफा था वह 133% बढ़ोतरी के साथ 3243 करोड़ रुपया हो जाता है। 3243 करोड़ रुपया इसकी मुनाफा हो जाती है, जो कि 46% यानी 46% शुद्ध लाभ बढ़ा गेल इंडिया लिमिटेड को 2016 से 17 के तहत। ठीक है, और जो कि एक तिमाही, तीसरी तिमाही में ऐसा होता है। आप फिर इसको डेटा में जाइएगा तो डेटा आप एनालिसिस में देखेंगे कि 983 करोड़ रुपया इसका शुद्ध मुनाफा होता है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। ठीक है, लेकिन जब वर्ष 1984 ईस्वी में 1700 करोड़ रुपया के 1800 किलोमीटर लंबे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया गया था, गेल इंडिया लिमिटेड ने जो शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो वित्त वर्ष 2015 से 16 की शुरुआत में 9 महीने में गेल इंडिया का शुद्ध जो मुनाफा हुआ 1394 करोड़ रुपया था। इज इट ओके? और भारत में पेट्रोलियम की इतिहास भी थोड़ा आप जानें, उसके बाद मैं पूरी हिस्ट्री रख दूंगा। तो 1889 ईस्वी में, यानी सिंस 1889 ईस्वी से बर्मा सेल कंपनी नाम से वजूद में रही है। और यह कंपनी 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में भारत पेट्रोलियम कंपनी बन जाती है और यह देश के नवरत्नों में से एक हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू होता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से पीसी महालनोबिस जी का विचार आता है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वह हमारा पूर्ण रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस था। तो उसके दौरान आपने देखा कि सरकार ने इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाया, और उस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो PSU थे, क्योंकि हमारे देश में PSU को बढ़ाने के लिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बढ़ाने के लिए और खास तौर पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए हमारे देश में अभी तक 5 टाइम्स प्रयास किए गए और बहुत बड़ी बड़ी समय किए गए। तो सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसी क्राइटेरिया उपलब्ध कराती है जिसके तहत कुछ कंपनियों को वो अपने अंदर में रख लेती है। और जब सरकार को ऐसा लगता है कि जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश आज़ादी के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा, मात्र हमारे पास पोस्ट ऑफिस थे और रेलवे थे मशीनरीज के रूप में, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ना हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। ईच एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीटली लॉस्ट। पूरा का पूरा हमारे यहाँ देश में बर्बाद थी। और उस स्थिति में अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ के गए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यह चुनौती केवल हमारे देश की सरकार के लिए नहीं थी बल्कि देश की जनता के लिए भी था कि वह एक कोलैबोरेशन बनाए, भारत की सरकार के साथ एक रिश्ता बनाए जो कि भारत सरकार को आगे बढ़ने में वो मदद कर सके। और इसके दौरान ही सरकार ने अंततः कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ ऐसे उपक्रम थे जिसको सरकार ने प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1956 में हुआ था, यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में, जिसमें 100% इक्विटी जो है हमारी भारत सरकार की है, कैपिटल जो है भारत सरकार की है। तो इसमें क्या होता है, हमने इसमें दो तरह के फॉर्म को देखेंगे। जैसे एक हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो सरकार ने इसमें 100% LIC में लगा चुका है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि इनमें से 10% जो है सरकार प्राइवेट के हाथों में दे दे, मतलब 10% सरकार अपने शेयर बेचना चाहती। तो ये जो 10% सरकार ने शेयर बेचा, यही 10% जो हुआ डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया। और जो 90% बच गई, ये 90% को सरकार एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएगी। नई स्ट्रेटजी के मतलब कि अब इसको क्या करना है, इससे कहां तक बेनिफिट लेना है, किस किस सेक्टर को इसमें अपॉइंटमेंट देनी है, वो जो हमारी पार्ट होगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मेरे डियर फ्रेंड, इसको लेकर के मैं आपको एक अप्रोच देता हूं, जो अप्रोच के आधार पर आप बहुत आराम से समझ सकते हो। अप्रोच क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि हम जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ अप्रोच मुख्य रूप से हम 3 तरह की अप्रोच करेंगे। सबसे पहला जो हमारी अप्रोच होगी वह हमारा मिनोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होगी। मिनोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? मिनोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होती है कि गवर्नमेंट जो होती है वो मेजोरिटी स्टेक को रिटेन करती है। रिटेन का मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की स्टेक होती है उसको दावा जो होता है सरकार अपने आप रिटेन करती है, यानी प्राप्त करती है। और जिसमें कंपनी जो होती है एक टाइपिकली, यानी जिसमें 51% कह सकते हैं कि जिसकी टोटल पेड ऑफ कैपिटल जो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उन इन्वेस्टमेंट यदि 51% यदि हमारी भारत सरकार की होती है और भारत सरकार उसकी मैनेजमेंट को इंश्योर करती है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, having 51% of that equity of that particular organization and institution, this is called minority disinvestment। तो मिनोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट के साथ भी सरकार बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अपने कब्जे में कर लेती है। सेकंड इसमें हमारा जो होता है वो मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चाहे वो हमारा सरकार हो, चाहे हमारा पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट हो, ये सारे के सारे जो होते हैं मिनोरिटी स्टेक को और रिटेन कर लेती है। कौन? कंपनी कर लेती है जी। ठीक है। जिसमें जो होता है कि मेजोरिटी स्टेक जो होता है उसको सेल कर दी जाती है, बेच दी जाती है। तो ये जो होता है हमें मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और फाइनल जो होता है वो हमारा कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट वेयर इन 100% कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज पास्ड ऑन द बायर। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को चलाने के लिए जहां पर 100% इक्विटी होती है, मैनेजमेंट होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, इस सारे के सारे प्राइवेट हाथों में दे दी जाती है, निजी हाथों में दे दी जाती है, तो वह हमारी कहलाता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। आखिर ऐसा क्यों जरूरी पड़ता है देश की सरकार को? विश्व के सामने आखिर इतनी बड़ी चुनौतियां क्यों बन जाती है कि सरकार को कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना पड़ता है? ये तो समस्या अपने आप में समझना होगा। तो मैं इसको लेकर के और आपको लंबी हिस्ट्री बता रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिए कि हमारे पास जो सरकार होती है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स जो होता है उसको चलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। जैसे सबसे पहला आप देखिएगा तो जो हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज था, स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर थे, इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास सेक्टर्स हो गए, एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हो गए। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को चलाने के लिए सरकार ने देश की आज़ादी के बाद, यानी 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो 1948 में ही सरकार हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के तहत सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कह सकते इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर के आती है। ठीक है। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन 1948 हुआ, फिर 1956 में आया, उसके बाद स्टेटमेंट आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया, वो 1977 और 1980 में 2 आए। ठीक है। फिर फाइनली 1991 में हमारे यहाँ फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। ठीक है। तो ओवरऑल उस समय जब आया तो आपको पता होनी चाहिए कि जब 1947 में 1947 में हमारे यहाँ
स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के तहत आपको पता होनी चाहिए कि उस समय हमारे यहाँ 1947 में जब देश आजाद हुए तो उस समय तक हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थे वह 80% था और मात्र 20% ऐसी हमारे पास सेक्टर थी जो प्राइवेट के हाथों में था। लेकिन दिन बदलते गए, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट नहीं, सरकार के पास कैपिटल नहीं थी जिससे कि सरकार एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। तो आगे चलकर ये 50-50 हो जाता है। 70 के दशक की मैं बात कर रहा हूं। 50% होता है, 50% हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, 50% हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है। और अंततः 1991 में जब हमारा यहाँ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है जिसमें हमारा एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है, माननीय उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह तथा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की एक कोशिश से जिस तरह से हमारे यहाँ एलपीजी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, तो उस समय ही सबसे पहले 96% हमारी जो इक्विटी थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, पीएसयू का, वह प्राइवेट हाथों में चल जाती है और मात्र 10% या 10% से कम भी आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर के हाथों में रहा। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। आखिर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने इतना आसान तो होगा नहीं। सरकार के सामने कुछ तो ऐसी चुनौतियां रहती होगी जिसके कारण सरकार उसको देती होगी। तो सबसे पहले चुनौतियां सुनने की कोशिश करें। तो पहला जो चुनौतियां होती थी उस समय जब हमारे देश आजाद हुई तो सरकार कुछ सेक्टर्स को अपने हाथों में रखा और कुछ ऐसे जो सेक्टर्स थे वो प्राइवेट के हाथों में दे दिया। अब कौन कौन हाथ में रखे? जो हाथ में रखे उसको हम स्ट्रेटेजिकल सेक्टर्स कहेंगे और जो सरकार अपने हाथों से निकाल कर प्राइवेट के हाथों में दे दिया उसे आप नॉन स्ट्रेटेजिकल सेक्टर्स कहिएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकल सेक्टर के अंतर्गत हमारे पास आर्म्स, हथियार या एम्यूनिशंस ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, तो हथियार तथा हथियार से रिलेटेड जितनी भी अनुसंधान थे, इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री थी, वे सारे को सरकार अपने हाथों में रखा। डिफेंस एयरक्राफ्ट और वारशिप्स जो थे सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर में रखा, यानी अपने हाथों में रखा। एटॉमिक एनर्जी जो थी वो सरकार अपने हाथों में रखी। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस टू एग्रीकल्चर और मेडिसिन जो था सरकार अपने हाथों में रखा। रेलवे सरकार अपने पास रखा। इस तरह के 5-6 हमारे पास सेक्टर्स थे जिसे सरकार किसी भी हालत में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं दिया। अब होता है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया, कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया जो थी उसके पीछे आखिर क्या क्या समस्याएं थी। समस्या इज द फर्स्ट कि पुअर पॉलिसीज मेकिंग एंड पुअर एग्जीक्यूशन, कि जिस तरह से हमारे एक नीति बननी चाहिए कंपनी को लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं। कहीं ना कहीं उसको आप कह सकते हैं कि या तो बहुत ज्यादा उदारवादी हो चुके हैं या वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, इस समस्या होने के कारण ऐसी स्थितियां बनी। इज इट ओके? दूसरा क्या हुआ? ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? मोर देन स्टाफ्स, बर्डन पड़ते जा रहे हैं क्योंकि पूरा जो स्टाफ आ रहे हैं वो लेथार्जिक हो जा रहे हैं। सरकारी जॉब मिल जा रहा है, सरकारी जॉब मिलने के बाद उनमें करने की जो एक क्षमता होता है, एबिलिटी होती है, वो पूर्ण रूप से मर जाता है। काम करें या न करें हमें तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा और एक लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नहीं। प्राइवेट सेक्टर में हमारी होती अपनी एक जो हमारे पास इनोवेशन वर्क होता है उसे हमें अक्सर दिखाना होता है और उस आधार पे हमारी एक फॉर्म बनता है, उस आधार पे हमारी एक क्राइटेरिया उपलब्ध होती है। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। वेरी हाई ऑपरेशन कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है प्राइवेट की अपेक्षा। प्राइवेट सस्ता हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट चीजों वाली चीजें बहुत ज्यादा महंगा हो जा रही है जिसके कारण लोग प्राइवेट की ओर चले जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे? दिस इज अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ अ रियलिस्टिक एंड प्रॉपर प्राइस पॉलिसी, एक सही उनकी कीमत का पॉलिसी नहीं बनना, एक सही रियलिस्टिक वे में वो उसको मतलब कर सकते हैं पब्लिक के बीच में उसका एक उपलब्ध नहीं होना, अवेलेबिलिटी नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और लैक ऑफ विजन, क्योंकि कुछ लक्ष्य ही नहीं है सरकार के। जितने भी खासतौर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके पास लक्ष्य, जिस तरह से हमारे यहाँ इसरो काम करती है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जिस तरह से हमारे यहाँ इसरो काम करती है, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है।
तो इस तरह के यदि हमारे यहाँ संस्था होगी तो सरकार को कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जो कि सरकार कभी भी उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमारे देश में हैं जो पूर्ण रूप से लेथार्जिक हो चुके, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। तो अंततः उनकी क्या होगी, वहां के एम्प्लॉई का क्या होगा, उस संस्था को क्या होगा, कि वो सरकार लॉस में नहीं जाना चाहेगी। तो सरकार अंततः क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देगी। और मोटिवेशन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्योंकि उनमें सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं हो। एक बार नौकरी ले ले तो उनको पता है ना कि 60 साल तक हमें नौकरी करना है, अब हम करना क्या है, बैठेंगे तो भी हमें पैसा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बर्बाद करने के लिए सरकार ही केवल अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, दोज आर रेस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। दैट्स व्हाई नाउ गवर्नमेंट इज इंडेप्टेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टू गो थ्रू द प्राइवेटाइजेशन। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। साथ ही साथ जो हमारे पास वेस्टेज ऑफ जो रिसोर्सेज होते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे उसको इस्तेमाल होना चाहिए, ये हमारे पास कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके पास इसको लेकर के किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टो नहीं है, किसी भी प्रकार का लक्ष्य नहीं है। तो मैं कैसे कह सकता हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत डेवलप करेगा कंपेयरिंग टू प्राइवेट सेक्टर? दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो थी, अब भारत सरकार जो है, भारत सरकार एक नया पॉलिसी लाने वाली है और बहुत जल्दी वो न्यू पॉलिसी आएगी जिसका नाम होगा न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी। बहुत जल्द सरकार लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है, आपको पता होनी चाहिए। और ये जो होगा न्यू पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस पॉलिसीज होंगे, ये दो भागों में बांटेंगे, एक हमारा स्ट्रेटजिक होगा, एक नॉन स्ट्रेटजिक होगा। स्ट्रेटजिक में सरकार रखेगी कम से कम एक और मैक्सिमम 4 ऐसी हमारे पास यूनिट्स होंगे, उपक्रम होंगे जिसको सरकार स्ट्रेटजिक में लाएगी। और उसके अलावे रेस्ट जितने भी बच जाएंगे वो सारे के सारे या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा या उसको मर्ज कर दिया जाएगा। नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर्स की बात हम कर रहा हूं, ठीक है। 1951 में जब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो भी हमने जस्ट बताया था कि हमारे यहाँ उसमें मात्र 5 ऐसे सेक्टर्स थे जो PSU के तहत थे भारत में। लेकिन वही 31 मार्च 2019 तक यदि हमने देखा तो यह 300 प्लस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गए भारत में, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि पावर की हम बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा में 9, जिसमें इंक्लूड हमारा 2 एक्वायर्ड बाय NTPC भी था। मैं सरकारी डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पावर जो हमारी थी यानी ऊर्जा, एनर्जी पावर मतलब ताप, सॉरी, ठीक है। तो इसमें 9 था, इसमें इंक्लूड हमारा 2 एक्वायर्ड बाय NTPC थी। फिर हम पेट्रोलियम की यदि बात करते हैं, पेट्रोलियम में हमारा 13 था, जिसमें इंक्लूड 3 ONGC भी था। इज इट ओके? फिर हमारा रेलवे में 11 थे नंबर ऑफ PSU, ठीक है। हम यदि कोल बात करते हैं, कोयला, तो कोयला क्षेत्र में हमारा 11 PSUs थे और इंक्लूडिंग और सब्सिडरीज की बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड इसके साथ थी, ठीक है। फिर हम यदि टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 5 हमारा PSUs था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। यदि हम सिविल एविएशन की बात करते हैं इसमें 3 हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। और यदि हम माइंस की बात करते तो इसमें हमारा 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे 1951 ईस्वी में 5 हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उस समय टोटल हमारे यहाँ जो इंटरप्राइजेस थे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो थे उनकी जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट था वह टोटल इन्वेस्टमेंट था 16,40,628 करोड़ रुपया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हमारे यहाँ मात्र 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उस समय जो हमारे यहाँ PSEs थे, पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस थे, उनकी हमारे अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट टोटल था वह इन्वेस्टमेंट था 16,40,628 करोड़ रुपया। इज इट ओके? और टोटल उनकी जो पेड अप कैपिटल जो थी वह 2,75,697 करोड़ थी, लाख करोड़। और उनकी जो उसके दौरान जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, राजस्व की जो उपलब्ध कर सकते संग्रह किए गए, वह था 25,43,370 करोड़ रुपया सिंस 2018-19 की मैं डाटा दे रहा हूं। यानी 2018-19 तक अर्न रेवेन्यू के रूप में 25,43,370 करोड़ सरकार को उपलब्ध होती है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिस मकसद, जिस मोटो के साथ लॉन्च किया गया, यह कहीं ना कहीं एक सार्थक रिजल्ट दे रहे थे।
अब होता है कि जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, इनको 3 मेजर क्लासिफिकेशन में सरकार ने बांट दिया है और इस पे सरकार बहुत तेजी से कार्य भी कर रहे हैं। इस चीज़ों को आप याद रखें, बहुत जल्दी सरकार इसको कह सकते हैं पब्लिश करने वाली है। तो इसमें सबसे पहला होता है, यदि हम बात करें पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर को 3 मेजर कॉम्पोजिशन या क्लासिफिकेशन सरकार करने की कोशिश कर रही है और कर भी चुकी है बहुत सारे क्षेत्रों में। जैसे सबसे पहला जो होता है वो हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होता है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होता है ये डायरेक्टली मैनेज्ड बाय कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। तो ये जो होता है डिपार्टमेंट जो हमारा अंडरटेकिंग होता है, या तो ये किसी डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्ट कंडक्ट किए जाते हैं या किसी मिनिस्ट्री के द्वारा डायरेक्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और इसमें हमारा जैसे रेलवे हो जाता है, पोस्ट ऑफिस हो जाते हैं इत्यादि। दूसरा हमारा होता है नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तो नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होता है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जाता है। जैसे हमारा HPCL हुआ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे IOCL हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा। तो 2 ज़्यादा सार्वजनिक उपक्रम, इज इट ओके। और फाइनली जो होता है वो होता है हमारा थर्ड जो होता है क्लासिफिकेशन, सो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वी कैन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, वी कैन से LIC एक्सेट्रा, दोज आर द पार्ट। हम अभी चर्चा करेंगे एक डेटा क्या, ठीक है। इस डेटा को मैं आपके सामने उपलब्ध कर देता हूं, डेटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जो एक हमारे इंडिया की जो प्रोसेस थी उसमें एक बहुत बड़ी बदलाव जरूर आया। और इस बदलाव के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने 1991-92 में एक ऐसी शुरुआत करती है जब हमारे पास 31 सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी अंडरटेकिंग्स हो जाते हैं। 31 सेलेक्टेड हो जाते हैं और जिनकी डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है 338 करोड़ रुपया हो जाता है। 3038 करोड़ रुपया हो जाता है 1991-92 के दौरान। एक और मैं डेटा आपको उपलब्ध करा देता हूं। ये डेटा हमारा आता है, डेटा जो है ये करंट मान लीजिए थोड़ा। तो इसमें जो है सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट को लिए एक टारगेट की थी कि 1.05 लाख करोड़ रुपया होना चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-20, यानी 2019-20 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार की जो एक डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट थी 1.05 लाख करोड़ रुपया था। और इसमें क्या हुआ कि रिसेंटली जो कैबिनेट, भारत सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उन्होंने स्पष्ट एक डेटा प्लान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ प्लान को भी सेल कर दिया है। और प्लान जो सेल किए गए उसमें 53.3% जो थी उन्होंने अपने स्टेक्स को उन्होंने BPCL में दे दिया। फिर 63.8% जो थी ऑफ ACI को उन्होंने दे दिया और 30.8% जो थी ऑफ कॉनकोर को एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत उन्होंने अपने स्टेक को उन्होंने सेल कर दिया, बेच दिया। 74.2% अपने जो उनकी स्टेक थी उसको उन्होंने THDCL के तहत उन्होंने सेल कर दिया और 100% ऑफ निप्को को उन्होंने NTPC के तहत बेच दिया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक सही वे, एक सही स्ट्रेटजी और एक सही कंट्रीब्यूशन उपलब्ध न होने के कारण सरकार इस तरह से कदम उठा रही है। इज इट ओके? तो ये ओवरऑल जो हमारी लेक्चर हुआ, ये हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अंडरटेकिंग्स, इंटरप्राइजेस, those are under the financial inclusion, financial stability which must be used in our country. I made you understand everything. अगले टॉपिक मैं इसमें जैसे भी हमने बताया कोर सेक्टर्स का मैंने आपको वीडियो दे दिया था, लेकिन वर्तमान की कोर सेक्टर्स क्योंकि MSME की जिस तरह से चर्चा हो रही है, सरकार पूर्ण रूप से जो एक स्पेशल पैकेज दिया गया है, इस स्पेशल पैकेज के तहत स्वाभिमान की बात करते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब सरकार जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, देश के नागरिक को भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। then we can
create opportunity of employment, opportunity of skill and development, and different types of things which we are feeling and seeking for to be developed and to be sustainable to be our economy, in our society, in our livelihoods. तो अभी इस तरह की चीजों को उपलब्ध हो सकता है। तो इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।